हो जाते हैं, यादव जाति से बहुत सारे उम्मीदवार हो जाते हैं, इसलिए आरजेडी का वोट जो है वो कट जाता है। तो आप इस चीज़ को कैसे सच है कि आरजेडी यहाँ लगातार जब से आरजेडी अस्तित्व में आई है तो वो चुनाव हारती रही है। झाझा की रीढ़ की हड्डी कही जाती है बरमसिया को, ऐसा क्यों हो रहा है खास करके योजनाओं में धर्मदेव जी की चुनाव के अंतिम वर्ष में ही योजनाओं की पोटली खुल जाती है और 5 साल जनता गिड़गिड़ाते रहे, प्रदर्शन करते रहे, पुतला दहन करे या मार्च निकाले या कुछ भी करे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और लास्ट समय में अंतिम वर्ष में योजनाओं की पोटली धड़ाधड़ खुलने लगती है, धड़ाधड़ योजनाओं का उद्घाटन होने लगता है, शिलान्यास होने लगता है। क्या सवाल हमको करना चाहिए था, लगातार आप सवाल कर रहे हैं। ये बहुत सजग पत्रकारिता का ये परिचय है। ये सही कहा आपने कि लोकतंत्र में पहला दिन से लोगों को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। जब सरकार गठन होती है, कोई भी सरकार गठन हो, आप 4.5 साल लोगों को परेशानी में छोड़ दिए और 6 महीना होने के बाद आप जो है वायदों की जो है झड़ी लगाना शुरू कर देते। प्रखंड कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग या फिर थाना, जो प्रशासनिक दफ्तर होता है या अन्य सरकारी दफ्तर होते हैं, एमओ कार्यालय या फिर जो भी एटसेट्रा ले लो, इन सब चीज़ों में लोगों का कहना है कि दौड़ते दौड़ते जो है चप्पल घिस जाते हैं, लेकिन काम नहीं हो पाता है या न्याय नहीं मिल पाता है, या फिर जो आवेदन रहता है वो पेंडिंग पड़ जाता है, पोटली बंधी रहती है आवेदन। हर्ष जी, भ्रष्टाचार जो है उसकी गंगोत्री ऊपर से बनी। जब पदस्थापन में पदाधिकारियों को लाखों रुपया देना पड़ेगा, लाखों रुपए जो देकर आएंगे तो जाहिर है कि वो ज़मीन पर भ्रष्टाचार फैलाकर ही लोगों को परेशान करके ही वो पैसा कमाएंगे। बिजली विभाग भी है, जिससे बिजली विभाग है, अभी काफ़ी परेशानी है बिजली को लेकर। लोग नकद पैसा दे रहे हैं, स्मार्ट मीटर के जरिए पैसा दे रहे हैं, महंगी बिजली खरीद रहे हैं, उसके बाद भी जो अनइंटरप्टेड बिजली होनी चाहिए, बिना किसी बाधा की बिजली होनी चाहिए, वो नहीं। झाझा बलियो पुल आपने सुना होगा, आज से नहीं वर्षों से इसकी मांग जो है चली आ रही है, लेकिन ग्रामीणों को 0 सन्नाटा वहाँ पे मांग के बाद उनको परिणाम। आज जो योजनाएं तय होती हैं वो प्राथमिकता के आधार पर तय होती है। कहाँ हमको वोट मिलेगा, कहाँ से ज़्यादा वोट मिलेगा, इस आधार पर जो है योजनाएं तय होती हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का महज कुछ ही दिनों में, या यूँ कह सकते हैं तो आने वाले कुछ ही समय में, जो लोगों की उम्मीदें हैं, जो लोगों की आस है, उस पर खड़ा उतरने के लिए कई जनप्रतिनिधियों का नाम जो है सामने आ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, एनडीए गठबंधन की बात करें, या फिर तमाम अन्य दलों की बात करें, या निर्दलीय की बात करें, तो कई प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी, पूर्व प्रत्याशी और समाजसेवियों का नाम जो है लिस्ट में शामिल है। ऐसे में जनसुराज वाले नेताजी धर्मदेव यादव का नाम भी सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बना हुआ है। धर्मदेव यादव इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। हमारे साथ बात करने के लिए धर्मदेव जी मौजूद है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत सारे प्रत्याशियों का नाम जो है लिस्ट में आ रहा है। आम जनता देख भी रही है, समझ भी रही है। हालांकि चुनाव की अभी घोषणा नहीं हुई है, तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जनसंपर्क दौरा जो है लोगों का वो चल रहा है। आपका क्या विचार है? आपका भी नाम सामने आ रहा है, जनसुराज से आ रहा है, जनसुराज के संस्थापक सदस्य आप रहे हैं और अभी वर्तमान। देखिए, दूसरे दलों की तो बात मैं नहीं करता, लेकिन जनसुराज पार्टी की जहाँ तक बात है तो यहाँ एक तय नियम कायदा बना हुआ है, जिसके पैरामीटर को जो लोग पूरा करेंगे वही उम्मीदवार बनेंगे। तो यहाँ मैं अगर अपने तय ये घोषणा कर दूं कि मैं भी उम्मीदवार हूँ तो ये गलत होगा। ये हमारी जो टीम है, पूरी टीम है, उसको तय करना है कि कौन उम्मीदवार होंगे। मैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन, जनसुराज पार्टी का मैं जिला अध्यक्ष भी हूँ और आपने जैसा बताया कि और जिला पार्षद भी हूँ, तो मेरी ये दोनों ड्यूटी है, राजनीतिक तौर पर भी और जो वैधानिक एक जिम्मेदारी मिली है, तो दोनों मैं अपने निर्वहन कोशिश करता रहा हूँ। बाकी उम्मीदवारी तो पार्टी को तय करना है। अभी देखा जा रहा है धर्मदेव जी कि प्रत्याशियों का नाम लगातार
कई प्रत्याशियों का नाम है ऐसा है जो लोगों ने कभी उनका चेहरा भी नहीं देखा, नाम भी नहीं सुना। वैसे वैसे लोग भी चुनावी मैदान में हैं, तो आप काफ़ी वर्षों से इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। में जिस तरह से यादव बहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी आरजेडी सीट नहीं निकाल पाई है। शायद लोगों का ये कहना है यादव जाति से बहुत सारे उम्मीदवार हो जाते हैं, इसलिए आरजेडी का वोट जो है वो कट जाता है। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। दूसरी बात है कि जो चुनावी पार्टियां आज तक अस्तित्व में रही हैं बिहार में, उसका जो तौर तरीका रहा है टिकट वितरण का, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। साम दाम दंड भेद आधार पर जो है राजनीति होती है, लोगों को बांटकर, तो लोग वहाँ जो है अट्रैक्ट होकर इन पार्टियों के पास जाने से मेरी जीत सुनिश्चित हो सकेगी। तो लोग इन पार्टियों का दामन थामते हैं। जिन लोगों को टिकट नहीं मिलती है वे लोग निराश होकर निर्दलीय भी चुनाव लड़ जाते हैं। तो ये सच है कि आरजेडी यहाँ लगातार जब से आरजेडी अस्तित्व में आई है तो वो चुनाव हारती रही है यहाँ। देखिए, बिहार की राजनीति कोई छिपी भी राजनीति है नहीं, बहुत सीधी सी बात है कि लालू जी के राज में अपर कास्ट बनाम दूसरी तमाम जातियां थीं। उसी तरह से 2005 से पहले से ही नीतीश जी और बीजेपी एक साथ होकर तो यादव और मुस्लिम वर्सेस अदर्स हो गया है। आप यूं कहें कि तराजू के एक पलड़े पर 2.25 किलो का बटखरा है और दूसरे पर 1.5 किलो का बटखरा है, तो जाहिर है कि 2.25 किलो का बटखरा हमेशा भारी पड़ेगा। झाझा में सबसे बड़ी समस्या कौन सी समस्या? देखिए, आमतौर से तो पूरे बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था का और रोजगार का, और तमाम, चूँकि बिहार देश के तमाम हिस्सों से, तमाम राज्यों से हर एक मामले में सबसे पीछे, सबसे नीचे है। तो तमाम समस्याएं हैं यहाँ। लेकिन आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इस पर अगर सर्वे किया जाए, आप एक एक व्यक्ति से सर्वे करें तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ एक व्यक्ति का दूसरे से, एक परिवार का दूसरे परिवार से जो तनाव का मुख्य कारण है वो है ज़मीनी विवाद। तो उसके निराकरण के लिए कोई चोखा कानून यहाँ है नहीं, न तो जो पदाधिकारी जो विवाद के निपटारे के लिए हैं यहाँ नियुक्त, उनकी जो मंशा है वो साफ है। तो ऐसे में जमीन विवाद की वजह से अगर आप सर्वे करेंगे तो आप देखेंगे कि घर घर में झगड़ा है। नहीं, मेरा ये कहना है कि आम जनता की समस्या सबसे बड़ी आप किस चीज़ को मानते हैं कि आम जन को उस परेशानी से, उस समस्या से राहत बिल्कुल नहीं मिल पा रहा? ये सबसे बड़ी समस्या है कि सबके पास खेत जमीन है, लेकिन जमीन को या खेती बाड़ी के लिए जो सुविधाएं चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, समय पर पूंजी की ज़रूरत होती है, तो ये लोगों के पास नहीं है। महीना में 20 दिन का भी काम नहीं है यहाँ। तो ऐसे में लोगों को पलायन का शिकार होना पड़ता है। तो सबसे बड़ी समस्या जो मेरी समझ में है वो रोजगार की समस्या। प्रखंड कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग या फिर थाना, जो प्रशासनिक दफ्तर होता है, या अन्य सरकारी दफ्तर होते हैं, एमओ कार्यालय या फिर जो भी एटसेट्रा ले लें, इन सब चीज़ों में लोगों का कहना है कि दौड़ते दौड़ते जो है चप्पल घिस जाते हैं, लेकिन काम नहीं हो पाता है, या न्याय नहीं मिल पाता है, या फिर जो आवेदन रहता है वो पेंडिंग पड़ जाता है, पोटली बंधी रहती है आवेदनों। ऐसा हर्ष जी, भ्रष्टाचार जो है उसकी गंगोत्री ऊपर से बहती है। जब पदस्थापन में पदाधिकारियों को लाखों रुपया देना पड़ेगा, जो एकदम से सच है, हाँ ये मैं साबित नहीं कर सकूंगा क्योंकि मेरे सामने लेन देन की प्रक्रिया होती नहीं है, लेकिन सच यही है। पदाधिकारियों से बातचीत के आधार पर मैं कह रहा हूँ, लाखों रुपए जो देकर आएंगे तो जाहिर है कि वो ज़मीन पर भ्रष्टाचार फैलाकर ही, लोगों को परेशान करके ही वो पैसा कमाएंगे। एक बिजली विभाग भी है, जिससे बिजली विभाग है, अभी काफ़ी परेशानी है बिजली को लेकर। लोग नकद पैसा दे रहे हैं, स्मार्ट मीटर के जरिए पैसा दे रहे हैं, महंगी बिजली खरीद रहे हैं, उसके बाद भी जो अनइंटरप्टेड बिजली होनी चाहिए, बिना किसी बाधा की बिजली होनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। झाझा बलियो पुल आपने सुना होगा, आज से नहीं वर्षों से इसकी मांग जो है चली आ रही है, लेकिन ग्रामीणों को 0 बटा सन्नाटा वहाँ पे
मांग के बाद उनको परिणाम स्वरूप मिला है। अभी जो डिप्टी सीएम है वर्तमान में विजय सिन्हा जी, वो वहाँ पे आए थे तो उनका भी घेराव लोगों ने किया था। आम जनता का, बलियों की जो आम जनता है, उनका कहना है कि 3-4 टर्म के एनडीए के कार्यकाल के बाद भी, चाहे वो सांसद हो चाहे स्थानीय विधायक हो, उनके कान में जूं नहीं रेंगी है। और स्थिति ये है कि आज बलियो पुल नहीं बनने के कारण लोगों को, बच्चों को, जो लोग आपातकालीन सुविधा में, आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस का सहारा लेना चाहिए, वो लोग वहाँ से अपने हाथ में गोद करके मरीजों को लेकर जाते हैं। इसको कैसे देखते हैं? बलियो समेत बाराकुला पंचायत के कई गांव हैं जहां पुल पुलिया की ज़रूरत है। सही कहा आपने कि वर्षों से ये मांग वहाँ के लोगों की है। कई बार लोगों ने वहाँ वोट बहिष्कार की भी बात की थी। देखिए, आज जो योजनाएं तय होती हैं वो प्राथमिकता के आधार पर तय होती है। कहाँ हमको वोट मिलेगा, कहाँ से ज़्यादा वोट मिलेगा, इस आधार पर जो है योजनाएं तय होती हैं। सड़क चयन में पिछले 20 वर्षों से भेदभाव हो रहा है। मैं कई जो है सड़कों का नाम मैं बता सकता हूँ। झाझा की रीढ़ की हड्डी कही जाती है बरमसिया पुल। ऐसा क्यों हो रहा है, खास करके योजनाओं में धर्मदेव जी, की चुनाव के अंतिम वर्ष में ही योजनाओं की पोटली खुल जाती है और 5 साल जनता गिड़गिड़ाते रहे, प्रदर्शन करते रहे, पुतला दहन करे या मार्च निकाले या कुछ भी करे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और लास्ट समय में, अंतिम वर्ष में योजनाओं की पोटली धड़ाधड़ खुलने लगती है, धड़ाधड़ योजनाओं का उद्घाटन होने लगता है, शिलान्यास होने लगता है। कैसे होता है ये? जिस पुल की बात आपने कही, तो हम समझते हैं कि झाझा के तमाम जो विपक्ष के लीडर्स हैं, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, आप जैसे जो सजग पत्रकार हैं झाझा के, सबों ने आवाज़ कई बार उठाई है। लेकिन जो संबंधित अभी हमारे उच्च सदन के नेतागण हैं, चाहे वो माननीय विधायक जी हों या माननीय सांसद जी हों, और जो पदाधिकारी हैं, किसी के, सही कहा आपने कि किसी के कान पर जूं नहीं रेंगी है। तो ये जो है असंवेदनहीनता है। ये आप समझिए कि करोड़ों की लागत की चीज़ जिसमें कुछ लाख रुपए खर्च किए जाएं, वो दुरुस्त हो जाएगा, उसको बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया गया है। जबकि इसके मुकाबले आप कहीं अन्य विधानसभा क्षेत्रों में, जमुई जिला में ही देखिएगा तो काजवे और पुल का धड़ाधड़ निर्माण हो रहा है। हाँ, काफ़ी निर्माण हुआ है, भले ही गुणवत्ता की स्थिति जो हो, आप निर्माण हुआ है। और वहाँ जो है वो दरवाज़ा लग गया है पुल पर। बिहार में आप बिहार के पुल पर दरवाज़ा कहीं लगे हुए नहीं देखे होंगे, लेकिन आप जमुई ज़िले में आप देखिएगा कई पुल पर जो है वो चौखट अब लग गया है और उसमें दरवाज़ा लगना बाकी है सिर्फ, क्योंकि उनकी कमर धंसी हुई है। भारी वाहन उस नहीं प्रवेश करना है तो चौखट लगा है, अब दरवाज़ा लगेगा। तो हालांकि ये सही है कि पुल पुलिया वहाँ ज़्यादा बने हैं दूसरी जगहों पर। मैंने ये भी आपसे धर्मदेव जी पूछा कि लास्ट समय में, अंतिम वर्ष में योजनाओं की पोटली कैसे खुलती है, इस पे देखिए, ये सवाल हमको करना चाहिए था, लगातार आप सवाल कर रहे हैं। ये बहुत सजग पत्रकारिता का ये परिचय है। ये सही कहा आपने कि लोकतंत्र में पहला दिन से लोगों को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। जब सरकार गठन होती है, कोई भी सरकार गठन हो, आप 4.5 साल लोगों को परेशानी में छोड़ दिए और 6 महीना होने के बाद आप जो है वायदों की जो है झड़ी लगाना शुरू कर देते हैं, कुछ काम भी शिलान्यास करना शुरू कर देते हैं, काम कराना शुरू करते हैं। तो 4.5 साल आखिर लोगों की क्या जो है परेशानी थी या क्या कमी रही है लोगों में कि आप उन्हें 4.5 साल तक परेशानियों में छोड़ा है, चाहे वो बिजली के मामले में हो, सड़क के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो। रोजगार की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, रोजगार तो सोच भी नहीं सकता हमारे नेता, यहाँ रोजगार दिया जा सकता है, ये नेता सोच भी नहीं सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए धर्मदेव यादव जी मौजूद थे। आने वाले समय में और भी हम इनसे साक्षात्कार लेने का प्रयास करेंगे कि इस तरह से विधानसभा चुनाव में इनकी दावेदारी सुनिश्चित की जाएगी, किस पार्टी से होंगे। हालांकि इन्होंने क्लियर नहीं किया है, लेकिन आम जनता के बीच चर्चाओं का विषय यही है कि जनसुराज से धर्मदेव यादव झाझा विधानसभा से अपना ताल ठोक सकते हैं, अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। और जोर आजमाइश के लिए तमाम प्रत्याशी अपने अपने तरीके से जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं। अपने सहयोगी अनुज के साथ पल्स टुडे, कुमार हर्ष, जमुई।